लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में। नमस्कार, इस हफ्ते के लीगल राउंडअप में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लॉ स्ट्रीट जनरल का हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत। मैं हूं आपके साथ शिप्रा शर्मा। इस हफ्ते देश की सर्वोच्च अदालत और दूसरे राज्यों की अदालतों से क्या कुछ अहम फैसले निकल कर आए, किन मुद्दों पर सुनवाई हुई और क्या कुछ टिप्पणियां रही, ये सब कुछ आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत, जातीय जनगणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज। जोशीमठ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा उत्तराखंड हाई कोर्ट जाएं। पुलिस, सीबीआई, ईडी की चार्जशीट नहीं होगी सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। मुस्लिमों में बहुविवाह निकाह हलाला को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 5 सदस्यों की बेंच करेगी सुनवाई। मैरिटल रेप अपराध हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 14 मार्च से अंतिम सुनवाई। और आरक्षण मामले में आदिवासी समाज को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण जारी रखने की अंतरिम राहत देने से इनकार किया। 22-23 मार्च को सुनवाई। तो हेडलाइन के बाद अब उस खबर पर नजर डालते हैं जिस पर इस पूरे बुलेटिन पर हम चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस भंवर सिंह जी भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कोलेजियम द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में बतौर जज नियुक्ति के लिए सौरभ कृपाल जी का नाम, जो कि फिर से सिफारिश के लिए कोलेजियम ने सरकार के पास भेजा है, उस पर जस्टिस दीपक गुप्ता का क्या कुछ कहना है। खास लॉ स्ट्रीट से बात करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस पूरी खबर पर अपनी राय दी। कई नाम, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट से एक जस्टिस सौरभ कृपाल है, वकील है, बड़े कॉम्पिटेंट वकील है, कोई उनकी इंटेग्रिटी नहीं डाउट करता, बट ही इज ओपनली गे, ही इज ओपनली आउट ऑफ द क्लोजेट। अभी खबर आई थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसका नाम 4 साल पहले हुआ था, 2017 या 18 में, पता नहीं कितनी बारी रीइटरेट हो गया। अब गवर्नमेंट को क्या इतराज है, अब मेरे को पता नहीं। या तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, या कि उसका पार्टनर जो है ही वर्क्स इन द स्विस एम्बेसी एज अ वीजा ऑफिसर। नाउ इफ ही इज अ फॉरेनर, अगर so many judges wives have been foreigners, there has never been an objection, but because he is gay and his partner is a foreigner, if that, I mean, is there a security threat? What is the post he is holding? He is a visa officer, और वो भी किस कंट्री का? स्विट्जरलैंड का। कोई पाकिस्तान से होता है, कुछ पाकिस्तान से होता है या कुछ होता, तो हम we could understand कि there is some sort of danger to the, I mean, ये तो एक मानसिकता है उनकी कि हमने नहीं बनाना था। तो सालों पुरानी कोलेजियम व्यवस्था पर अगर सरकार की भागीदारी बनती है तो क्या आम जनता के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी? ये बताने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए, संवैधानिक रूप से इस पूरी बात को समझाने के लिए हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस भंवर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। और जस्टिस भंवर सिंह जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बतौर जज रहते हुए उन्होंने अयोध्या मामले में भी सुनवाई की है। हमसे आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, एक टकरार जो संसद और संविधान के बीच चल रही है लगातार, अब भी और पिछले काफी समय से चल रही है। सरकार अपने नुमाइंदों की भागीदारी कोलेजियम में चाहती है, पारदर्शिता कहती है बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या सोच है आपकी सर? देखिए, जो इस वक्त तकरार चल रही है जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट के प्रोविजंस के मुतालिक है जी। 124 आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट का प्राविधान है कि प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जजेस के कंसल्टेशन में सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट करेगा। बार से करेगा या चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के हिसाब से करेगा, ये एक दूसरे को जो है सजेशन देने की बात है। अच्छा। और इसी तरीके से 224 आर्टिकल में हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट करते हैं। कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट उस हाई कोर्ट की जो कंसर्न गवर्नमेंट है उससे और चीफ जस्टिस के कंसर्न राज्य।
मगर 1998 में एक रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया सुप्रीम कोर्ट में, और इत्तेफाक से मैं उस वक्त रजिस्ट्रार जनरल था, वो रेफरेंस मैंने ही रिसीव किया था। मैंने उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा, उस पर बेंच बनी और उसमें ये कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ, जजमेंट आया, 7-8 महीने बाद जजमेंट आया, और ये कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम की ही रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट्स करने होंगे, चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के, और तब से इसी तरीके से अपॉइंटमेंट होते चले आ रहे हैं। बिल्कुल, बीच बीच में जरूर बीच बीच में थोड़ा से डिफरेंसेस होते रहते हैं, मगर वो रिजॉल्व भी होते हैं, और वो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये जजमेंट रहेगा कॉलेजियम सिस्टम का, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई और चारा नहीं उस जजमेंट को मानने के लिए, और गवर्नमेंट को भी मान लेना चाहिए। मगर यदि गवर्नमेंट अपनी भागीदारी चाहती है तो वो किसी रिजोल्यूशन के तहत ही होगी, ऐसे जैसे लॉ मिनिस्टर ने लिख के भेजा है सुप्रीम कोर्ट को कि साहब गवर्नमेंट की भागीदारी होनी चाहिए। कॉलेजियम में तो भागीदारी हो नहीं सकती, कंसल्टेशन ही हो सकता है। तो ये जो इशू है, ये इस बीच जो है नेशनल जुडिशल कमीशन भी पार्लियामेंट ने पास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि साहब इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है। और ये बात भी काफी हद तक सही है कि यदि सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के विवेक पे छोड़ दिए जाएं, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वो प्राथमिकता नहीं मिल पाएगी जो संविधान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को दी गई है। तो एक और मुद्दा जो कि इस हफ्ते सुर्खियों में रहा, वो रहा मैरिटल रेप का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ है मैरिटल रेप में, क्या कुछ सुनवाई में निकला, और आखिर इसमें कानून क्या कहते हैं, ये सब कुछ बताने के लिए आइए दिखा दें आपको एक खास रिपोर्ट। मैरिटल रेप यानी पति के पत्नी से जबरन संबंध बनाने को दुष्कर्म के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने इस पर 21 मार्च को दोबारा सुनवाई करने को कहा। वहीं केंद्र सरकार को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे के सामाजिक प्रभाव होंगे, और उन्होंने राज्य से इस मामले पर इनपुट साझा करने के लिए कहा था। इससे पहले कि हम आपको मैरिटल रेप के बारे में बताएं, हम इससे जुड़े उस कानून के बारे में पहले आपको बताते हैं जो देश में मैरिटल रेप के लिए बना है। यह आता है भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 375 के एक्सेप्शन 2, जो कहता है कि अगर शादी के बाद पति अपनी धर्मपत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो वो बलात्कार के दायरे में नहीं आएगा। इसमें शर्त ये होनी चाहिए कि पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, भले ही शारीरिक संबंध उसकी पत्नी की रजामंदी से बनाया गया हो या फिर नहीं। वैसे 2017 में इस उम्र को बढ़ाकर 15 से 18 कर दी गई। ये कानून आज हमारे देश में मैरिटल रेप को लेकर लागू है। तो मैरिटल रेप को लेकर एक खास वर्ग आमदा है कि इसे अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए और इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, लेकिन पुरुष वर्ग उसकी क्या राय है, वो क्या सोचता है, ये बताने के लिए हमारे साथ मेंस राइट एक्टिविस्ट अमित लखानी जी जुड़े हैं। अमित लखानी जी का क्या कुछ दलीलें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप फर्ज कर लीजिए कि ये एक्सेप्शन आज हट जाता है और कल से ये कानून बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। पत्नी 20 साल के बाद भी अगर कहेगी कि मेरी फर्स्ट नाइट पे मेरा कंसेंट नहीं था, तो 20 साल के बाद भी केस फाइल कर दिया जाएगा। जबकि जो दूसरे देश है उसमें राइडर्स हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो सके, कि किसी वजह से आगे कोई मनमुटाव हो तो इस कानून का दुरुपयोग ना हो सके। अब हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से बहुत कभी कभी कैंडिड होता है, जहां पे पत्नी कहती है अच्छा ठीक है वी विल डू दिस, बट आप बताइए कि आप मुझे ये प्रॉमिस करते हैं आप मुझे ये लेके देंगे, या फिर आप हॉलीडेज हो गया या कुछ हॉलीडे पे लेके जाएंगे। राइट। लेकिन अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता जिस प्रॉमिस के उस पे वो लोग उस एक्ट में आए थे, तो टेक्निकली दिस विल बी एन एक्ट ऑफ रेप। अगर आप प्रेजेंट रेप लॉ में सिर्फ एक्सेप्शन हटा देते हैं और बाकी पूरे लॉ में कुछ नहीं छेड़ते, तो ये एक्ट ऑफ रेप हो जाएगा। तो आप एक कानून के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके जो दूरगामी परिणाम हैं, उसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे, किस तरीके से वो इस्तेमाल होगा, आपको ये पूरा होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। अभी एक कानून के बारे में बात हो रही है जहां पे एक्सेप्शन हटाने की बात हो रही है, लेकिन 376B जो कि सेपरेशन की बात करता है उसका क्या होगा। 114 जो है एविडेंस एक्ट है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ
जो टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम है उसको मान लिया जाएगा और रेप मान लिया जाएगा, तो उसके अंदर क्या बदलाव होंगे? मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जो मैंने आपको प्रॉमिस की बात करी, उसमें क्या बदलाव होंगे? तो जब तक ये पूरे बदलाव नहीं होते, जब तक ये पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते, इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ सिर्फ एक पक्ष की बात सुन के आप ले आए कि हाँ जस्टिस होना चाहिए, तो ये इट विल डू मोर इनजस्टिस टू द सोसाइटी देन जस्टिस। तो अमित लखानी जी को आपने सुना, और ये दलीलें सुननी काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी अहम है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो सभी को बराबरी का हक देता है। तो जब बराबरी का हक हर व्यक्ति को है, तो फिर देश में शादी की जो उम्र है वो अलग अलग क्यों? सुप्रीम कोर्ट में एक और ख़ास मुद्दा उठा, और वो मुद्दा था समान उम्र का, शादी के लिए समान उम्र का। क्या है ये मुद्दा, आइए आपको समझाते हैं। आज हम आपसे एक नई पीआईएल पे चर्चा करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस भी जारी किया हुआ है। इसमें हमने मांग किया है कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र समान होनी चाहिए। वर्तमान समय में लड़के और लड़की की शादी की उम्र अलग अलग है। हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम्स की अलग है। हिंदुओं के लिए शादी की उम्र 18 साल है लड़की की, जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है, और लड़के की 21 साल। इसका मतलब यह हुआ कि लड़की 12वीं कर ले तो शादी लायक हो गई। हां, लड़के का ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपको लगता नहीं ये भेदभाव हो रहा है इस 21वीं सदी में, जहां सामान्यतः ऐसा भी देखा गया कि लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ हम सबको कहते हैं सब समान है। वहां पे ये भेदभाव करना कि भैया 12वीं कर लिया लड़की ने तो शादी के लायक हो गई। और दूसरी तरफ मुस्लिम्स हमारी जो बेटियां हैं उनके साथ तो जबरदस्त अन्याय हो रहा है। उनकी शादी की उम्र 9 साल मान लिया है। ऐसा मान लिया है कि पीरियड आ गया तो शादी के लायक हो गई। आप जरा सोचो, हमारी एक बच्ची जो मुस्लिम परिवार में पैदा हो गई, अगर वही हिंदू परिवार में पैदा हुई होती तो उसकी शादी की उम्र 18 साल रहती। लेकिन अगर ऊपर वाले ने मुस्लिम भाई के यहां पैदा कर दिया तो 9 साल। ये अत्याचार नहीं है क्या? 9 साल मतलब तीसरी में अगर वो पढ़ाई कर रही होगी तो प्राइमरी में पढ़ रही होगी, तीसरी कक्षा में पढ़ रही होगी, और वो शादी के लायक हो गई। इसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और उसके मैं कुछ कारण बताता हूं हमने क्या क्या ग्राउंड लिया है। हमने पहला ग्राउंड WHO की वो रिपोर्ट लिया है, जिसमें WHO ने कहा है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है और मां के लिए भी ठीक नहीं है। दूसरा, हमने इसमें आर्टिकल 14-15 का हवाला दिया है, जो हमारा संविधान कहता है कि इस देश में जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। लड़का लड़की, लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं होगा, बेटे बेटी में भेदभाव नहीं होगा। फिर फिजिशियन कहते हैं कि फिजिकली मैच्योर नहीं होते, न लड़का मैच्योर होता न लड़की 20 वर्ष के पहले। साइकेट्रिक कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं कि जो मेंटल परफेक्शन आती है, जो मैच्योरिटी आती है, वो 21 साल के बाद आती है। 21 साल के बाद लड़का एकदम समझ पाता है उसके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। लड़की भी एक स्वतंत्र निर्णय ले पाती है। नौकरी के लिए हमने मिनिमम एज ऑफ 21 रखी हुई है, तो मतलब बच्चा नौकरी के लायक नहीं, लड़का या लड़की फिजिकली मैच्योर नहीं, लड़का लड़की मेंटली मैच्योर नहीं, लड़का लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, कहीं नौकरी मिली नहीं, हां शादी करने के लायक योग्य हो गए। ये गलत बात है। आप भी इस बात को मानते होंगे। ये तो पूरी तरीके से इस 21वीं शताब्दी में हम पुरानी जो चीजों को ढो रहे हैं, हम सब कुछ बदल लिए। जहां बिजली नहीं थी बिजली आ गई, जहां पहले एक फोन नहीं होता था हम हाथ में स्मार्टफोन फोन लेके घूम रहे हैं, लेकिन अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे। और वहीं दूसरी तरफ जरा सोचिए, हमारी मुस्लिम बच्चियां हैं, हमारी मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। 9 साल की उम्र में शादी होना, इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में हमने पीआईएल फाइल किया हुआ है कि लड़का हो या लड़की, शादी की उम्र यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान होनी चाहिए। और दुनिया के 125 देशों में लड़के और लड़की की शादी की उम्र यूनिफॉर्म है। हम कहते हैं भारत सेकुलर कंट्री है। सेकुलरिज्म का मतलब सबके लिए एक समान, और वैसे ही भारत तो संविधान से चलता है। संविधान मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, ऐसा नियम जो सबके लिए समान हो, ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो। संविधान का मतलब ही यही है। लेकिन हमने क्या किया
कहते हम संविधान से, वास्तव में बहुविधान चल रहा है। हिंदू की बेटी की शादी की अलग उम्र और मुस्लिम की बेटी की शादी की उम्र अलग। तो ये कुछ मुद्दे थे जो कि देश की सर्वोच्च अदालत से निकले, लेकिन दूसरे राज्यों की अदालतों से निकले क्या कुछ अहम मुद्दे रहे, आइए जल्दी से एक हेडलाइंस के जरिए आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका, जेल में नहीं मिलेगी उच्च श्रेणी की सुविधा। सरकारी भूमि अतिक्रमण मामला, कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीडीए को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश। राजस्थान पहले 91 कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा फिर लिया वापस, घटनाक्रम से नाराज है कोर्ट। तो इस हफ्ते का लीगल राउंड अप आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं लॉ स्ट्रीट जनरल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत के एक खास कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, जो कि हम 26 जनवरी से कर रहे हैं, जश्न गणतंत्र का और कहानी संविधान की। देखना ना भूले। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर लॉ स्ट्रीट भारत ला रहा है संविधान बनने से लेकर देश में संविधान लागू होने तक की पूरी कहानी। कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। तो चलिए मनाते हैं जश्न देश के गणतंत्र का। जुड़े रहिए लॉ स्ट्रीट जनरल हिंदी यानी लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।